नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में आज जिस टॉपिक को देखेंगे उस टॉपिक का नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। और इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड दृष्टिकोण से देखेंगे, अर्थात पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह था क्या। देखिए 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों और धार्मिक रूढ़ियों से ग्रसित था। आधुनिक शिक्षा, प्रेस और पश्चिमी विचारों के प्रभाव से समाज में सुधार की चेतना आई। इसी पृष्ठभूमि में कई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया। अब हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जहां से पीटी का आपका क्वेश्चंस आता है। तो चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय और ब्रह्मा समाज। अब देखिए इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, राष्ट्रीय पैगंबर कहा गया है तथा भारतीय पुनर्जागरण का पिता, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा गया है। मतलब इतने दृष्टिकोण से इसको याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर राजा राम मोहन राय होगा। चाहे पूछेगा भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तब भी आप राजा राम मोहन राय को। इसी तरीके से पूछेगा राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मतलब राजा राम मोहन राय को। इन सारे फैक्ट्स को ना आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। यह भारत का पहला सामाजिक सुधारक मंच था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई, तो 1815 में की गई। याद रखिएगा। देखिए इसको ना जो आत्मीय सभा थी यह सामाजिक सुधारों पर चर्चा का एक प्रकार से मंच था। नेक्स्ट पॉइंट, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज कहा गया। अब देखिए यहाँ कैसे क्वेश्चन बनेगा कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो 1828 में की गई। चाहे पूछेगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तब भी आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए 1828 में जब ब्रह्म सभा बनाई गई तो आगे चलकर यही ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह एक ऐसा समाज था जो मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का ना विरोध करता था। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इन्होंने कौन, राजा राम मोहन राय, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया। देखिए कभी पूछेगा कि राजा राम मोहन राय का मतलब क्या उद्देश्य था, चाहे किन से वो सहमत थे, चाहे उनका सुधार किस दृष्टिकोण से था, तो यह सब पॉइंट ना आपको याद रखना होगा कि वह मूर्ति पूजा का विरोध में थे, बहुदेववाद के विरोध में थे, सती प्रथा का भी वह विरोध करते थे, बाल विवाह का विरोध करते थे। मतलब इस पॉइंट को ना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 1829 में सती निषेध अधिनियम पारित हुआ जिसमें उनका योगदान निर्णायक था। अब देखिए 1829 में जब सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कानून बना तो उसमें राजा राम मोहन राय की भूमिका निर्णायक थी। आपसे यह पूछ सकता है कि सती प्रथा, जब सती निषेध अधिनियम पारित हुआ, इसमें किस भारतीय का अहम योगदान माना जाता है, तब आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट पॉइंट, वे धार्मिक सहिष्णुता, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। वैसे ही आप दम ध्यान रखेंगे, कभी पूछेगा कि किसका वह सपोर्ट नहीं करते थे, चाहे किसका सपोर्ट करते थे, तो इन सब बिंदुओं को ना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, वे अंग्रेजी शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन और तार्किक धर्म दर्शन के पक्षधर थे। अब देखिए यह ना एक प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा, साइंटिफिक अप्रोच को ना एक प्रकार से वो सपोर्ट करते थे और तार्किक धर्म दर्शन के पक्षधर थे। कौन, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट पॉइंट, जहां से क्वेश्चन पूछता है, मुगल दरबार, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड के राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में दूत बनाकर भेजा था। देखिए आपसे पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो आप याद रखिएगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। इस पॉइंट को ना ध्यान रखिएगा।
अब देखिए अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी, यह तो आपको बखूबी पता हो गया। बट पूछेगा कि इंग्लैंड के किस राजा के दरबार में भेजा था इन्होंने, तो विलियम फोर मतलब विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अहम योगदान दिया, इसलिए इन्हें इसका जनक माना जाता है। अब देखिए इन्हें ना भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि किस भारतीय को भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है, तब आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। आप देखेंगे कि पत्रकारिता के फील्ड में ना इनका एक प्रकार से अहम मतलब योगदान माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने संवाद कौमुदी बंगाली में और मिरातुल अखबार फारसी में इसका संपादन किया। देखिए सबसे पहले तो बुक्स का ही नाम पूछता है कि संवाद कौमुदी का मतलब संपादन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय किया। चाहे संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई थी, तो बंगाली में लिखी गई थी। मिरातुल अखबार का किन्होंने संपादन किया, तो राजा राम मोहन राय ने किया। चाहे पूछेगा फारसी का कौन ऐसा मतलब वो पत्रिका था जो इसे मतलब संपादन राजा राम मोहन राय ने किया, तो मिरातुल अखबार था। इसका नाम याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेस स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले भारतीय थे। देखिए आपसे पूछेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता मांग करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तब भी आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने तोहफत उल मुजाहिदीन नामक फारसी पुस्तक में एकेश्वरवाद का समर्थन किया। अब देखिए यह बुक्स का नाम ही मतलब पूछ देगा कि इसकी रचना किसने किया था, कि तोहफत उल मुजाहिदीन, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। यह किनकी रचना थी, तो राजा राम मोहन राय की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट, 1833 में ब्रिस्टल में उनका निधन हो गया। आपसे पूछेगा कि राजा राम मोहन राय का निधन कहाँ पे हो गया, तब आपको याद रहना चाहिए इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुआ था इनका। इतना यदि आप कर लेते हैं राजा राम मोहन राय से संबंधित, तो आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेगा राजा राम मोहन राय के संदर्भ में। अब हम लोग बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1824 में, डेट तो नहीं पूछेगा, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में। क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म आप देखेंगे 1824 में गुजरात में हुआ था, और इनका बचपन का नाम ना मूल शंकर था। आप देखेंगे ये बचपन से ही धार्मिक विचारों और ईश्वर के लेकर ना यह जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। बट क्वेश्चन एक ही बनेगा कि इनका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। नेक्स्ट पॉइंट, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आपसे पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कब किया गया, तो 1875 में किया गया। कहाँ किया गया, तो मुंबई में किया गया। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा। देखिए इस संस्था का उद्देश्य था हिंदू समाज को उसकी मूल वैदिक परंपरा की ओर वापस ले जाना, अर्थात सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना। नेक्स्ट पॉइंट, इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। अब प्रश्न देखिए कैसे बनेगा कि वेदों की ओर लौटो किनका नारा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। इसको ऐसे ही याद रखेंगे। अब देखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तांत्रिकता और पशुपली जैसे प्रथाओं का मतलब विरोध किया। अब देखिए प्रश्न यहाँ क्या बनेगा कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इस पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा, तंत्र, अंधविश्वास, पशुपली जैसी प्रथाओं का विरोध किया। यह पुस्तक आज भी ना चर्चित और विचारों उत्तेजक मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या बनेगा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, बस यही बनेगा यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन की नींव रखी। इनका उद्देश्य हिंदुओं को वापस धर्म में लाना था जो अन्य धर्म में चले गए थे। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, चाहे किन्होंने इसका नींव रखा था, तब आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए शुद्धि आंदोलन का जो उद्देश्य था ना
कि हिंदुओं को फिर से अपने धर्म में वापस लाना, जिनको जबरन या किसी अज्ञानवश अन्य धर्मों में चले गए थे, इसे घर वापसी आंदोलन की तरह समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वे चाहते थे कि हिंदू धर्म का आधार वेद हो, न कि पुराण और रूढ़ि परंपराएं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जहां से प्रश्न आता है कि किनको मार्टिन लूथर कहा जाता है भारत का, तो याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को इनके साहसिक विचारों और सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण इन्हें भारतीय मार्टिन लूथर के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे यूरोप में आप देखेंगे मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म में सुधार किया था, वैसे ही दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में सुधार किया था। तो आपसे पूछेगा किसको मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती से इतने फैक्ट को और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, इनसे संबंधित फैक्ट को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इनके गुरु, किनके गुरु, स्वामी विवेकानंद के, रामकृष्ण परमहंस ने सिखाया ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। आपसे वह कथन कह देगा कि यह किनकी मतलब सोच थी कि ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी एक ही सत्य की ओर जाते हैं। तो याद रखिएगा रामकृष्ण परमहंस, इनको याद रखिएगा इसी तरीके से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इनका मूल नाम, किनका, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम इनका नरेंद्र दत्त था। आपसे पूछता है प्रश्न में कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त था। इनका जन्म ना 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, है ना। और इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर। याद रखिएगा यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भारत की आध्यात्मिक परंपरा को गरिमा के साथ प्रस्तुत किया। देखिए पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद सरस्वती शिकागो में कब मतलब जाकर वहाँ पे महासभा में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, तो 1893 में। डेट याद रखिएगा। चाहे पूछेगा कि 1893 में विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद द्वारा कहाँ भाग लिया गया, तो शिकागो में लिया गया था। ये डेट ना एकदम पूरी तरीके से याद रखिएगा। मतलब अमेरिका के शिकागो शहर में ना विश्व धर्म महासभा में उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपरा को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनका था कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से शुरू हुआ। मतलब इस तरीके का भाषण ना एक प्रकार से इनका ऐतिहासिक माना गया। लेकिन प्रश्न कैसे पूछेगा कि कब उन्होंने भाग लिया, तो 1893 में। कहाँ भाग लिया, तो शिकागो में, जो अमेरिका में है। नेक्स्ट पॉइंट, 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सेवा, शिक्षा, आत्मबल और राष्ट्र निर्माण था। अब देखिए प्रश्न यहाँ कैसे बनेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई, तो 1897 में की गई। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट, मिशन का मुख्यालय, मिशन कौन सा, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में स्थित है, जो हावड़ा में है। आपसे पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है, तो बेलूर मठ हावड़ा में है। चाहे पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन का, ऐसे पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य मतलब क्या बोलते हैं, जो उसका मुख्यालय है बेलूर मठ, वो कहाँ पर है, तो हावड़ा में है। याद रखिएगा, बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता कहा। आपसे यह पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता किसने बोला, तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला। चाहे आपसे पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने किन्हें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता कहा, तब भी आपका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। अब देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे देश सेवा और चरित्र निर्माण से जोड़ा। कौन जोड़ा? स्वामी विवेकानंद ने। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता नाम से संबोधित किए। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा राम पांडुरंग और प्रार्थना समाज से संबंधित कॉन्सेप्ट एवं फैक्ट। चलिए देखते हैं। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई।
सबसे पहले यही पूछेगा कि प्रथना समाज की स्थापना कब की गई, तो 1867 में। चाहे प्रथना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्माराम पांडुरंग ने की। याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसी तरीके से यह प्रश्न बनता है। अब हम देखिए अभी प्रथना समाज बना क्यों था, है ना। तो देखिए 1867 में ना आप देखेंगे मुंबई में प्रथना समाज की स्थापना की गई। यह संस्था हिंदू समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ ना आवाज उठाने के लिए बनाई गई थी। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसकी प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे। जब भी आपसे पूछेगा कि आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में जब प्रथना समाज की स्थापना की गई तो इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या था, तो जातिवाद, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध करना और स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। इस बात को ना ध्यान रखिएगा। अब देखिए जातिवाद का विरोध मतलब समाज में ऊंच नीच और जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करना था। बाल विवाह, छोटी उम्र में लड़कियों की शादी को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना था, इनका उद्देश्य था। पर्दा प्रथा, अब देखिए महिलाओं को खुलकर जीने का हक दिलाना और उनको घर के चार दीवारी से ना बाहर निकालना इनका उद्देश्य था। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, अब देखिए महिला शिक्षा को मतलब एक प्रकार से आप देखेंगे लड़कियों के लिए स्कूलें खोलना, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करना, है ना। देखिए विधवा पुनर्विवाह मतलब विधवा को दोबारा शादी करने का अधिकार दिलाना, यह इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके प्रमुख नेता महादेव गोविंद रनाडे थे, जिन्हें महाराष्ट्र का शुक्राचार्य, सुकुरात आप इसे कह सकते हैं, सुकरात इसको आप पढ़िए, है ना। देखिए सुकुरात, महाराष्ट्र का सुकुरात इनको कहा जाता है, महादेव गोविंद रनाडे को। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। पूछ सकता है आपसे कि महाराष्ट्र का सुकुरात किसको कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रनाडे को। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इतना यदि आप कर लेंगे तो आत्माराम पांडुरंग या प्रथना समाज से संबंधित जो मतलब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज से संबंधित पॉइंट। चलिए देखते हैं। अब देखिए 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। प्रश्न यही से बनता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिबा फूले की। कब की, तो 1873 में की। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था, समाज में फैली ऊंच नीच की सोच को ना चुनौती देना और जो समाज में दबे कुचले लोग थे उनको अधिकार दिलाना। आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने दलितों, महिलाओं और किसानों के अधिकार के लिए संघर्ष किया, जो हमने अभी यहाँ बताया। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी प्रमुख रचना थी गुलामगिरी। देखिए पूछेगा कि गुलामगिरी किनकी रचना थी, तो याद रखिएगा ज्योतिबा फूले, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय खोले, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया और ब्राह्मणवाद का ना विरोध किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनका ऐसा मानना था ना कि उन्होंने जातिवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवाद की कटु आलोचना की और यह ना समानता की वकालत करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नारी आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के विचारों से मानी जाती है। अब देखिए भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत को आप देखेंगे ना तो इन्हीं के विचारों से माना जाता है, ज्योतिबा फूले के विचारों से ही। आप देखेंगे कि ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिला बिना शिक्षा और समान सम्मान के ना समाज अधूरा है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। हो सकता है आप पूछ दे कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो ज्योतिबा भाई जो थी सावित्रीबाई फूले। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल चलाया, समाज में महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। किसने, सावित्रीबाई फूले। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन। दोस्तों हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनने का चांस होता है या जहां से क्वेश्चन बनता है, बस उसी तथ्यों को ना हम आपको समझा रहे हैं। अब आपको भी इतना ही करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन का जनक करता थे, मतलब जनक थे। मतलब उन्हें अलीगढ़ आंदोलन का ना जनक कहा जाता है। वे मानते थे कि अगर मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाना है तो उन्हें आधुनिक शिक्षा अपनानी होगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। डेट तो नहीं पूछेगा लेकिन आपसे पूछेगा कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आपको याद होना चाहिए सर सैयद अहमद खान।
है ना। इसका उद्देश्य क्या था कि मतलब विज्ञान और आधुनिक विचारों को मुस्लिम समाज में फैलाना। मतलब यह संस्था अंग्रेजी और विज्ञान की किताबों का उर्दू में अनुवाद कराती थी। कौन? साइंटिफिक सोसाइटी, याद रखिएगा। लेकिन प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। बाद में आप चलकर यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगा। देखिए आपसे प्रश्न कैसे बनेगा कि मोहम्मदन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना कब की गई? तो 1875 में की गई, याद रखिएगा। चाहे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान की, याद रखिएगा। और यही कॉलेज आगे चलकर ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम युवाओं को आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा देना ताकि वे समाज में आगे बढ़ सकें। अब देखिए यह पश्चिमी शिक्षा के ना समर्थक थे। कौन? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट पॉइंट, देवबंद आंदोलन के तहत दारुल उलूम की स्थापना हुई जो इस्लामी धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे, आंदोलन की, जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावटस्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा की गई। सबसे पहले यही पूछता है क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1875 में की गई। कहाँ की गई? तो न्यूयॉर्क में की गई, याद रखिएगा। किसने किया? तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा की गई, है ना। इस पॉइंट को इतने दृष्टिकोण से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1882 में इनका मुख्यालय भारत के अड्यार जो मद्रास में है हस्तांतरित कर दिया गया, है ना। भारत में आपसे पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ था? तो अड्यार मद्रास में था। इस बात को ना आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपसे या तो ये वाला पूछेगा कि मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा कहाँ की गई? तो न्यूयॉर्क में की गई। और पूछेगा कि भारत में इसका मुख्यालय कब बनाया गया? तो 1882 में। और कहाँ किया गया? तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, एनी बेसेंट 1889 में इससे जुड़ी। देखिए डेट तो नहीं पूछेगा कि कब जुड़ी, लेकिन याद रखिएगा बाद में ये जुड़ी। और इन्होंने भारतीय संस्कृति, शिक्षा सुधार और होम रूल आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभाई। अब देखिए इतने पॉइंट को ना आप याद रखेंगे। कभी कभी पूछता है कि होम रूल आंदोलन में किन्होंने भूमिका नहीं निभाई, तो आप नाम याद रखेंगे। वैसे बाल गंगाधर तिलक भी भूमिका निभाई थी, यानी बेसेंट ने, और किसी का ऐसा नाम दे दे जो नहीं जुड़ा हो तो ये नाम याद रखेंगे, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य सुधारक और संस्थाएं। चलिए देखते हैं इसको। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करवाने में प्रमुख भूमिका। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 1856 में जो विधवा विवाह अधिनियम लागू हुआ, इसमें किस भारतीय का अहम योगदान था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। ये बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट पॉइंट, इनको बंगाल का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि बंगाल का आधुनिक निर्माता किस भारतीय को कहा जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, याद रखिएगा। आप देखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिए और बंगाल में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, इसीलिए इनको बंगाल का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के सुधार विचारक, मतलब सुधारक विचारक। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि लोक हितवादी के नाम से किनको जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है, याद रखिएगा। यह महाराष्ट्र के ना एक प्रभावशाली विचारक और लेखक थे। देखेंगे कि इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से समाज में सुधार और वैज्ञानिक सोच फैलाने की कोशिश की। कौन? गोपाल हरि देशमुख ने। नेक्स्ट पॉइंट, विष्णु शास्त्री पंडित, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के नेता, विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। देखिए प्रश्न यही बनेगा कि विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी, ताकि विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार और सम्मान मिल सके। चाहे प्रश्न यह भी बनेगा कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के नेता कौन थे? तो विष्णु शास्त्री पंडित थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा, डेट नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की, चाहे कौन इससे जुड़ा हुआ है। तो एमजी रानाडे और रघुनाथ राव। वैसे एमजी रानाडे के संदर्भ में ही प्रश्न
पूछता है। मतलब इन दोनों ने मिलकर इस सम्मेलन की स्थापना की। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था सामाजिक सुधारों के लिए देश भर में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट पॉइंट, देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में की गई। देखिए सब डेट नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा कि देव समाज की स्थापना किसने की, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस संस्था ने सत्य, नैतिकता और आत्मविश्वास के रास्ते पर चलने का संदेश दिया था। बस एक ही पॉइंट याद रखेंगे कि देव समाज की स्थापना किसने की, तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। नेक्स्ट पॉइंट, बहराम जी एम मलबारी पारसी समाज के प्रसिद्ध सुधारक। इन्होंने बाल विवाह, स्त्री अधिकार और एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट को बढ़ावा दिया। देखिए आपसे ऐसे ही पूछेगा कि कौन ऐसे समाज सुधारक थे जो पारसी समाज से संबंधित हैं, तो बहराम जी एम मलबारी। इस बात को ऐसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, राधाकांत देव 1830 में धर्म सभा की स्थापना की। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी जिसने सामाजिक सुधारों का विरोध किया। देखिए धर्म सभा की स्थापना आपसे पूछेगा किसने की, तो राधाकांत देव की। देखिए यह ना एक रूढ़िवादी संस्था थी जो सामाजिक सुधारों का विरोध किया। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसी एक रूढ़िवादी संस्था थी जो सामाजिक सुधारों का विरोध की थी, तो धर्म सभा। चाहे पूछेगा कि कौन ऐसी रूढ़िवादी संस्था थी जिसने सामाजिक सुधारों का मतलब विरोध किया, तो धर्म सभा, और जिसके संस्थापक कौन थे, तो राधाकांत देव थे। इस बात को ऐसे ही याद रखिएगा। मतलब इस संस्था ने कई सामाजिक सुधारों का विरोध किया, जैसे सती प्रथा को खत्म करने का विरोध किया था, इसलिए यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक का कथन, यदि भगवान भी छुआछूत का समर्थन करे तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। देखिए सीधा सीधा यह मतलब कोटेशन देकर आपसे पूछ सकता है कि किसने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत का समर्थन करें तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता, तो आप बाल गंगाधर तिलक को आंसर करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख सामाजिक सुधार कानून। एक इसका एयर देखेंगे और इसका उद्देश्य, अधिनियम और उद्देश्य। देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न पूछने के दृष्टिकोण से ही हम लोग देखेंगे। देखिए पहली पॉइंट, 1829 सती प्रथा का उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1829 में। अब देखिए राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयास से सती प्रथा समाप्त हो गई। अब सीधा आप याद रखिएगा कि किसकी सहमति से मतलब सती प्रथा समाप्त हो गई या किसके प्रयासों से, तो आप ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से यह प्रथा समाप्त हो गई। अब देखिए पूछेगा दास प्रथा का उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1843 में। चाहे पूछेगा किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड एलनबरो के काल में यह पारित हुआ था, दास प्रथा उन्मूलन। नेक्स्ट पॉइंट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवाओं के पुनर्विवाह का अधिकार मिला। कब? 1856 में। आपसे पूछेगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तब भी आपका आंसर होगा, याद रखिएगा कि 1856 में, है ना। इसके पीछे आप देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ना बहुत बड़ी भूमिका थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1872। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि नेटिव मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन के प्रयास से न्यूनतम विवाह आयु निर्धारित की गई, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी। देखिए आपसे पूछेगा नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ, तो 1872 में। अब इसमें क्या उद्देश्य था, तो वही याद रखिएगा कि न्यूनतम विवाह आयु निर्धारित की गई इसके माध्यम से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, 1800 मतलब क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट 1891। देखिए प्रश्न क्या पूछेगा कि एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1891 में। अब देखिएगा कि इसमें सहमति की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। तो प्रश्न यही बनता है कि एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट कब पारित हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा कि यह 1891 में। इतना ही प्रश्न पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम कब बना, तो 1929 में, याद रखिएगा। अब देखिए लड़कियों की आयु इसमें 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु विवाह निर्धारित तय की गई। आपसे पूछेगा कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी तय की गई, तो 14 वर्ष की गई। लड़कों के लिए न्यूनतम आयु कितनी तय की गई, तो 18 वर्ष तय की गई। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। इसे बाल विवाह विरोधी कानून भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट परीक्षा उपयोगी उपाधियां, और मतलब कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे अलग से जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में आधुनिक भारत का निर्माता है ना किसे कहा जाता है? तो सीधा आप याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। युग दूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। ब्रिटेन के दूत के तौर पे किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी विवेकानंद शिकागो नायक किनको माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। चाहे सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। या महाराष्ट्र का सुकरात, शुक्राचार्य नहीं, सुकरात याद रखिएगा। महाराष्ट्र का सुकरात किसके कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। अलीगढ़ आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को। थियोसोफिकल आंदोलन की नेता एनी बेसेंट, याद रखिएगा। चाहे होम रूल आंदोलनकर्ता एनी बेसेंट। अब देखिए भारत की पहली महिला शिक्षक तो सावित्रीबाई फूले, याद रखिएगा। नारी सुधार आंदोलन की अग्रणी किनको माना जाता है? तो पंडित रामाबाई को। नेक्स्ट पॉइंट, जाति उन्मूलन के दक्षिण भारतीय संत किसे माना जाता है? जिसने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का प्रवर्तक माना जाता है? तो नारायण गुरु को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो पेरियार ईवी रामास्वामी को। अब देखिए पारसी समाज सुधारक, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट के समर्थक। पूछेगा कौन ऐसा व्यक्ति थे जो बड़े स्तर पे समाज सुधार किए, चाहे कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको पारसी समाज सुधारक के नाम पर जाना जाता है? तो बहराम जी एम मलाबारी। इस बात को ऐसे ध्यान रखिएगा। अब सभी को हम लोग एक निष्कर्ष मतलब कंक्लूड करके एक दो लाइन देखेंगे, उसके बाद आपका यह टॉपिक हो गया। देखिए इन आंदोलनों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को चुनौती दी और जन चेतना को जागृत किया। इसने भारत में आधुनिक समाज की नींव रखी और स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को मजबूती दी। दोस्तों इस टॉपिक से, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप करने की स्थिति में होंगे, मतलब उसे सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। और इसके सेकेंड पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग इसके आधार पर MCQ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मतलब इससे जितना MCQ बनेगा, शाम में करीब 7 बजे के आसपास हम लोग लगभग 40 से 50 MCQ इस टॉपिक पर देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट इस टॉपिक के आधार पे हम MCQ लाएंगे शाम में। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।